नमस्कार, स्वागत है आपका जन टीवी उत्तराखंड में। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सीएम धामी ऐतिहासिक सोमनाथ मेले में हुए शामिल, 5 लाख रुपए की घोषणा। लोक संस्कृति और लोक परंपराओं को बढ़ावा देते हैं मेले, क्षेत्र के विकास के लिए किए कई ऐलान। चारधाम यात्रा मार्ग पर समस्त निकायों की विभागीय मंत्री ने ली बैठक, मूलभूत समस्याओं को दूर करने और हेल्पलाइन नंबर जारी करने के दिए निर्देश। कानपुर विधायक उमेश कुमार ने रुड़की शुगर मिल पर समर्थकों को संग दिया धरना, मिल प्रबंधन को दी चेतावनी, जल्द करे किसानों का भुगतान, नहीं तो होगा बड़ा आंदोलन। हरिद्वार में अतिक्रमण हटाने और अवैध मंदिर और मजार तोड़ने पर कांग्रेस ने जताया विरोध, डीएम कैंप कार्यालय पर जमकर काटा हंगामा, जिला प्रशासन पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। बद्रीनाथ धाम में लगातार बर्फबारी जारी, तीर्थयात्रियों ने उठाया लुत्फ, भगवान बद्रीनाथ के लगाए जयकारे, महसूस होने लगी कड़ाके की ठंड। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सराहनीय कदम सामने आया है। मणिपुर में फंसे उत्तराखंड के अध्ययनरत छात्रों को उत्तराखंड लाने की कवायद शुरू की गई है। उत्तराखंड सरकार ने छात्रों के एयर टिकट की बुक कराई है। शासन की ओर से विशेष व्यवस्था के तहत छात्रों की टिकट बुक की गई है। छात्रों को इंडिगो एयरलाइंस के विमान से 15 मई की शाम को देहरादून पहुंचाया जाएगा। मणिपुर हिंसा के बाद उत्तराखंड सरकार ने फैसला लिया है। उत्तराखंड की छात्रा ने सोशल मीडिया के माध्यम से सीएम धामी से वापस लाने का आग्रह किया था। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सराहनीय कदम सामने आया है। वहीं आपको बता दें कि मणिपुर में फंसे उत्तराखंड के अध्ययनरत छात्रों को उत्तराखंड लाने की सराहनीय कदम शुरू हुई है। उत्तराखंड सरकार ने छात्रों को एयर टिकट बुक करवाया, वहीं शासन की ओर से विशेष व्यवस्था के तहत छात्रों की टिकट बुक की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐतिहासिक सोमनाथ मेला मासी 2023 में प्रतिभाग करते हुए सोमनाथ मेले को 5 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति और सभ्यता महान है, इसमें निरंतरता है। सदियों से इस महान संस्कृति की महानता के विषय में आम लोगों को जागरूक करने का काम मेले और कौथिक करते रहे हैं। सोमनाथ का यह ऐतिहासिक मेला भी इसी का उदाहरण है। कत्यूर काल से देवाधिदेव शिव को प्रत्येक गांव से नई फसल भेंट करने की चली आ रही अनूठी परंपरा इस मेले को विशिष्ट बनाती है। हमारी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में भी ये मेले अहम भूमिका निभाते हैं। वहीं मेले हमारे समाज को जोड़ने और हमारी प्राचीन संस्कृति और परंपराओं के बारे में नई पीढ़ी को जागरूक करने में भी अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। देहरादून में चारधाम यात्रा रूट पर आने वाली सभी नगर निकाय के अधिकारियों के साथ विभागीय मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बैठक की। इस दौरान सभी मूलभूत समस्याओं जैसे चारधाम में आने वाली यात्रियों के लिए ठहरने की व्यवस्था, पार्किंग उपलब्ध कराने, शौचालयों की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट्स, निराश्रित पशुओं के लिए जमीन तलाश कर डीपीआर तैयार करने, श्रद्धालुओं के लिए हेल्पलाइन जारी करने के निर्देश दिए। इस दौरान डॉक्टर अग्रवाल ने सर्वप्रथम सभी निकायों से सफाई कर्मियों, स्वच्छता, दवा छिड़काव, पार्किंग, वैन बसेरों, स्ट्रीट लाइट्स, निराश्रित पशुओं और क्यूआरटी टीम की स्थिति जानी। हमने तो आज यहाँ तक भी समीक्षा की, यदि कोई आपात स्थिति आती है तो ऐसी स्थिति में हम और वैकल्पिक व्यवस्था कितनी जो है ठहरने की कर सकते हैं। और जितने भी हमारे निकाय हैं उनसे कहा है कि वो अपने लोगों के लिए, सबके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी करें, ताकि कोई भी ऐसी स्थिति बनती है, कोई पर्यटक, कोई श्रद्धालु यदि हेल्प चाहता है या कोई जानकारी चाहता है या उसको कोई दिक्कत है तो तुरंत उसका हम लोग निराकरण कर सकें। मुझे लगता है कि आज की जो
समीक्षा बैठक ली है। उसमें लगभग सभी निकाय हमारे हरिद्वार से लेके और चारधाम यात्रा मार्ग तक जितने भी हमारे निकाय हैं, जो हमारे हरिद्वार और ऋषिकेश, तपोवन, मुनिकेतन, महेंद्रनगर, ये फिजिकली यहाँ मौजूद है। बाकी से मैंने ऑनलाइन बात की है। मीटिंग के दौरान डॉक्टर अग्रवाल ने सभी निकाय अधिकारियों को निर्देश दिए ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। चारधाम यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले शौचालयों की संख्या बढ़ाई जाए। सभी निकायों में प्रतिदिन 3 चरणों में सफाई की व्यवस्था करें। कीटनाशक दवाओं का छिड़काव प्रतिदिन किया जाए। वहीं प्रत्येक निकाय अपने यहाँ स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्था करे। कोई भी यात्री अंधकार में ना रहे, इसके लिए सोलर लाइट्स का इंतजाम किया जाए। वहीं यात्रा मार्ग पर पेयजल व्यवस्था बाधित न हो, इसके लिए जल संस्थान के साथ समन्वय बनाएं। सभी निकाय वाहन पार्किंग के लिए समीपवर्ती होटल, होम स्टे, आश्रम, महाविद्यालय, स्कूल परिसर का उपयोग करें। पार्किंग शुल्क में बढ़ोतरी ना हो, ऐसा होने पर शिकायत नंबर फ्लैश करें। चारधाम यात्रा के लिए सभी निकाय अपना हेल्पलाइन नंबर जारी करें। अधिकारी अपना मोबाइल नंबर दें। प्लास्टिक को पूरी तरह से बंद करें। प्लास्टिक की पानी की बोतल हटाने पर जोर दें। गंगोत्री में गंगा किनारे प्लास्टिक रोकने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। वहीं शहरी विकास निदेशालय द्वारा निर्मित प्रोजेक्ट्स को पहाड़ी शैली में बनाने के निर्देश दिए। निराश्रित पशुओं के लिए भूमि तलाश कर डीपीआर भेजने के निर्देश हैं। केदारनाथ दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के नए पंजीकरण पर 15 मई तक रोक लगा दी गई है। खराब मौसम और भीड़ नियंत्रण को देखते हुए यह फैसला लिया गया। वहीं धाम में दर्शन के लिए रोजाना 23,000 से अधिक श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। केदारनाथ धाम में खराब मौसम से 25 अप्रैल से नए पंजीकरण पर रोक लगाई गई। इसे चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि रोक की अवधि में वह लोग यात्रा पर जा रहे हैं जिन्होंने पहले पंजीकरण करा लिया। केदारनाथ धाम में लगातार हो रही बर्फबारी से धाम में विषम भौगोलिक परिस्थितियां बनी हुई हैं। केदारनाथ पैदल ट्रैक पर बर्फ के कारण चलना मुश्किल हो रहा है। इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए केदारनाथ धाम में भीड़ को नियंत्रित करने को नए पंजीकरण पर रोक लगाई गई है। केदारनाथ धाम आने वाले सभी यात्रियों से हमारा अनुरोध है कि आज फिर से केदारनाथ धाम में अत्यधिक बर्फबारी हो रही है। इसलिए जो भी यात्री कल केदारनाथ धाम की यात्रा करेंगे उनसे अनुरोध है कि वो आते वक्त जो है या यात्रा शुरू करते वक्त जो है मौसम का पूर्वानुमान जरूर लें और मौसम की अद्ययावत स्थिति जो है उसको जरूर पहचानें और तभी यात्रा के लिए आए। आपकी सुरक्षा जो है वो हमारे लिए सबसे अहम है। सभी यात्रियों से हम ये अनुरोध करते हैं कि मौसम का पूर्वानुमान लेके ही चलें। उत्तराखंड में केंद्र द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से जुड़े जितने भी काम किए जा रहे हैं उन सभी योजनाओं के अब तक के कार्यों की औपचारिक रूप से हरिद्वार सांसद ने समीक्षा शुरू कर दी है। सोमवार को हरिद्वार लोकसभा सीट से सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने देहरादून के जिला समन्वय समिति की योजनाओं की एक समीक्षा बैठक की, जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा दी गई सभी योजनाओं से जुड़े कार्य, खर्च, बजट और विभागों की अब तक के कामकाज पर चर्चा की गई। बैठक के बाद सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने एनएचआई द्वारा किए गए कार्यों की सराहना भी की। साथ ही अन्य कई विभागों के कामकाज से संतुष्ट भी दिखाई दिए। वो सभी कुछ विभाग थोड़ा सा तेजी से करते हैं, कुछ विभाग कर रहे होते हैं, तो ठीक है, विभाग काम कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं उनको आग्रह किया है कि करें, हर हाल में करें। कुछ लोगों को थोड़ा नाराज़गी भी प्रकट करनी पड़ती है, लेकिन नाराज़गी सिर्फ इसलिए प्रकट करनी पड़ती है कि जल्दी से जल्दी काम हो। हल्द्वानी पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने भाजपा कार्यालय में मीडिया से वार्ता करते हुए राज्य में खाली पड़े 3 कैबिनेट मंत्रियों के पद और दायित्व बंटवारे को लेकर कहा कि जल्द कैबिनेट मंत्रियों के पदों को लेकर केंद्रीय नेतृत्व से वार्ता की जाएगी। जहां तक राज्य के दायित्वधारियों का सवाल है तो उन्होंने कहा कि दायित्व के बंटवारे की सूची लगभग फाइनल हो गई है, जल्द ही उसे जारी कर दिया जाएगा। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के मारपीट के वीडियो वायरल होने पर प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि पार्टी, संगठन और सरकार पूरी तरह से गंभीर है। जांच की जा रही है, जल्द जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी होगा और दोष जिसका भी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा।
देखिए हम 3 पर थे, 303 पे आ गए। कहाँ से आए हैं सारे के सारे? ये कहीं ना कहीं से तो आए ही है ना ये। तो ये हमारी कार्यशैली है, हमारी कार्यशैली को सबने स्वीकार किया है। राष्ट्रीय हित में काम कर रहे हैं, देश हित में काम कर रहे हैं, जनता के हित में काम कर रहे हैं। और राजनीतिक दल में जो भी काम कर रहे हैं वो यही चाहते हैं, जिनको अनुकूलता होती है वहाँ वो बढ़ते हैं, चाहते हैं वहाँ पे। हरिद्वार में जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के अभियान में तोड़ी जा रही मज़ारों और मंदिरों के मामले में जिले के सभी 5 कांग्रेस विधायकों ने रोशनाबाद स्थित डीएम कैंप कार्यालय पहुंचकर विरोध जताया। कांग्रेस विधायकों के अनुसार जिला प्रशासन अवैध अतिक्रमण हटाने के अभियान में कई ऐसे मंदिरों और मज़ारों को निशाना बना रहा है जो कि सैकड़ों सालों से लोगों की आस्था का केंद्र है। डीएम विनय शंकर पांडे से वार्ता के बाद बाहर निकले कांग्रेसी विधायकों ने डीएम कैंप कार्यालय पर जमकर हंगामा काटा और जिला प्रशासन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। देखिए, विधायक तो डीएम साहब बताएंगे कि उन्होंने बंद कमरे में बैठ के क्या बात की है। हमें तो इतना पता है कि 5 विधायकों को उन्होंने कहा आज मैं छुट्टी पे हूं और थोड़ी देर में खबर आती है वो एक सिंगल विधायक से मिल लिए। अब ये तो डीएम साहब से आप पूछो या उस विधायक से पूछो। 5 विधायकों से मिलने के लिए डीएम साहब कह रहे अगले दिन मिलूंगा। तो विधायक जी, आप जो डीएम साहब से मिले, किस चीज को लेके मिले थे? वो हम सिर्फ इसलिए मिले थे कि उनका एक कमिटमेंट था, एक वादा था कि मैं मंगलवार से पहले वहां पे उस समाधि को, उस मजार को हाथ नहीं लगाएंगे। रोड एनक्रोचमेंट की तो बात है, कौन सा रोड चौड़ीकरण हो रहा है? लक्सर के रोड को भी तो चौड़ा करने का काम करा गया था। ये हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं और सम्मानित जनप्रतिनिधियों से इन्होंने समय लिया था, सभी को समय दिया गया था। हालांकि इनके साथ और भी काफ़ी लोग आ गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी सभी से बैठ के बातें सुनी गई। मेन इशू वही उनका कहना था, लेकिन ऐसी जो उनके द्वारा कहा जा रहा है ऐसा कोई आश्वासन भी इनको नहीं दिया गया था। और प्रशासन जो भी काम करता है वो देश काल परिस्थितियों को ध्यान में रख के करता है। देखिए, इसमें टाइम लिया गया था। उस टाइम पर जो है स्वयं इसमें जो हमारी कमेटी थी सब लोग बैठ के बात सुन रहे थे कि क्या इनके जिस बात के लिए है मुद्दे को। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बाहर जाने के बाद कोई अलग वर्जन आया, क्योंकि यहाँ पर बात तो सौहार्दपूर्ण तरीके से हो रही थी। अब बाहर जाने के बाद क्या रिएक्शन आया, क्यों आया, इस संबंध में जानकारी कर रहा हूँ मैं। लेकिन जो भी ये अतिक्रमण, जो अवैध अतिक्रमण तोड़ा जा रहा है, इसमें पूरी कमेटी बनी जिससे पुलिस के अधिकारी, एलआईयू के भी लोग हैं, साथ ही साथ प्रशासनिक अधिकारी भी हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। देखते रहें जन टीवी। उन्होंने कहा एक ब्लॉक की पूरी सप्लाई फिर वो शिफ्टेड से कर पाएंगे, तो आप उसको खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से।
तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। काशीपुर उत्तराखंड कांग्रेस की वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पीसीसी सदस्य और कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान मैसूर लोकसभा क्षेत्र में ऑब्जर्वर के तौर पर पार्टी का प्रचार करने के बाद काशीपुर लौटी अलका पाल ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हिमाचल विधानसभा चुनाव की तर्ज पर पार्टी की जीत की हुंकार भरी। कांग्रेस पार्टी की पीसीसी सदस्य और वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री अलका पाल ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान मैसूर लोकसभा क्षेत्र में ऑब्जर्वर के तौर पर पार्टी का प्रचार करके वापस लौटने के बाद आज प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए पीसीसी सदस्य अलका पाल ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस इस बार 150 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। कमान ने मुझे कर्नाटक चुनाव में मैसूर लोकसभा का ऑब्जर्वर बना के भेजा है और जो मैंने ऑब्जर्व किया है तो कर्नाटक की जनता 40% कमीशन खोर भाजपा सरकार से पूरी तरह से त्रस्त है, निराश है और भाजपा ने उनकी आशाओं पे पानी फेरने का काम कर्नाटक की जनता पे किया है। वहाँ की जनता ने बदलाव का मन बनाया हुआ है। वोटर कर्नाटक का बहुत समझदार है और वो केवल विकास के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस के पक्ष में इस बार अपार मतों के साथ कांग्रेस को जिताने के लिए जा रहा है और आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार शीघ्र ही कर्नाटक राज्य में बनने जा रही है। राजधानी देहरादून के उत्तरांचल प्रेस क्लब में आम आदमी पार्टी के समन्वयक जोत सिंह बिष्ट ने एक प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने आम आदमी पार्टी द्वारा दिल्ली में किए जा रहे विकास कार्यों को गिनाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार लोगों को फ्री बिजली और पानी दे रही है, तो वहीं दिल्ली के सरकारी स्कूलों में काफ़ी बेहतर शिक्षा देने का काम कर रही है। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने शराब घोटाले के मामले में बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आज सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। यही कारण है कि ईडी और सीबीआई से आम आदमी पार्टी के नेताओं की जांच कराई जा रही है और झूठे आरोप लगाकर केंद्र की सरकार आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल भेज रही है। दिल्ली के अंदर एक तथाकथित शराब घोटाले का आरोप केंद्र की मोदी सरकार ने जिस तरह से आम आदमी पार्टी पर लगा करके उनके एक वरिष्ठ मंत्री को जेल में डालने का काम किया और बहुत सारे लोगों को जेल में डाला, उनके खिलाफ झूठे गवाह तैयार करने के लिए उन गवाहों के साथ मारपीट की, उनको डराया, धमकाया, लालच दिया। 6 मई को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में जो कोर्ट ने 2 लोगों की जमानत देते हुए उस पर अपना फैसला दिया, उसमें केंद्र सरकार के उस झूठ का पर्दाफाश करने का काम किया। हरिद्वार क्षेत्र में भाजपा अपनी प्रतिद्वंदी पार्टियों को लगातार पटखनी दे रही है। भाजपा ने एक ऐसी ही जोरदार झटका बसपा और कांग्रेस को दिया। बसपा के बड़े जनाजर वाले नेता माने जाने वाले राजेंद्र सिंह चौधरी, जो फिलहाल बसपा के प्रदेश महामंत्री का दायित्व निभा रहे थे, राजेंद्र ने अपने समर्थकों के साथ भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और हरिद्वार सांसद की मौजूदगी में भाजपा का दामन थाम लिया। तो वहीं साल 2017 में ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की प्रत्याशी रही बरखा रानी ने भी कांग्रेस का बाय बाय बोल दिया है। एक लंबे समय तक बसपा और कांग्रेस में रहे इन दोनों नेताओं ने अपनी अपनी पार्टियों को अलविदा कहने की भी वजह बताई। हमने ये 5वां कार्यक्रम हरिद्वार का है। जिस क्षेत्र से बड़ी संख्या में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हमसे जुड़ना चाहते हैं, उनका हार्दिक स्वागत किया, अभिनंदन किया। आज जिला पंचायत के 2 पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र सिंह जी
और बरखा रानी जी, उनके सभी वरिष्ठ सहयोगी, अनेकों ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत के सदस्य, जिला पंचायत के सदस्य, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी संस्था ग्रहण किया है। मैं उन सबका स्वागत कर रहा हूँ। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति लगातार न केवल उत्साह बन रहा है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी में आने की एक ओर सी है। हरिद्वार जनपद से पिछले समय से आपने देखा कि कांग्रेस और बीएसपी और अन्य दलों के सभी लोग बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी में आए। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा, समय की आवश्यकता है और भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह सर्व समाज को जोड़कर सबके हित की चिंता भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसी में आस्था व्यक्त करते हैं। मैं भी ये उचित समझा है कि आज के समय में भारतीय जनता पार्टी सबका भला कर सकती है। कांग्रेस पार्टी आदरणीय हरीश रावत जी के हाथों से ही नहीं कंट्रोल रहता है। रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में है। वे जिसका चाहे टिकट कटवा दे, जिसका चाहे दिलवा दे। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि मैं उन सबसे अपने मन को, मेरे मन को दुखी हुई है कि मैंने अपने जीवन के 25 साल जो दिए हैं पार्टी को, उसमें मेरे साथ में फिर भी बाद में छल किया गया। इसीलिए मैं समझती हूँ कि कांग्रेस पार्टी को लालचन नहीं दूंगी, लेकिन मैं हरीश रावत जी को जरूर कहूंगी कि इतने स्वार्थी और प्रदेश का सत्यानाश मानने वाले आदरणीय अकेले हरीश रावत जी हैं। लक्सर की रेलवे पुलिस ने नोएडा एसटीएफ की मदद से 50,000 रुपए के इनामी अभियुक्त नंदू उर्फ नंदराम को धर दबोचा। इसने 2015 में 2 रेलगाड़ियों में बावरिया गैंग के साथ चर्चित डकैती कांड को अंजाम दिया था। पुलिस लगातार इसकी तलाश कर रही थी। इसकी धरपकड़ अभियान के दौरान नोएडा एसटीएफ और यूपी के शामली की झिंझाना पुलिस के सहयोग से एक संयुक्त कार्रवाई के दौरान झिंझाना से इसकी गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया। हम लोग अभियान चला रहे थे जो इनामी पकड़ने के हैं। उस दौरान हमारी टीम गई हुई थी और नोएडा एसटीएफ को मुखबिर की सूचना थी झिंझाना में, क्योंकि इसके ऊपर मर्डर का मुकदमा कायम है, तो वो लोग भी ढूंढ रहे थे। तो तीनों टीमों का एक कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि मिलना हुआ और इसका अरेस्ट होना हुआ। तीनों टीमों द्वारा संयुक्त रूप से इसको अरेस्ट किया गया। नशा तस्करों पर दून पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8.5 लाख रुपए कीमत की 86 ग्राम स्मैक के साथ 2 आरोपियों को थाना रायवाला पुलिस ने रायवाला चौक से आगे मुख्य मार्ग पर रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया। आरोपियों ने सुनैना मल्होत्रा नाम की महिला को बेचने के लिए आए थे, जो हरिद्वार और देहरादून में स्मैक तस्करी का काम करती है। सुनैना मल्होत्रा को पुलिस ने पहले गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी थी, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद सुनैना मल्होत्रा ने तस्करी का काम शुरू कर दिया। एसएसपी ने बताया कि पुलिस ने महिला आरोपी की गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। साथ ही एसएसपी की ओर से टीम को 5,000 रुपए नकद इनाम दिए जाने की घोषणा की गई। अच्छे काम पर, अरेस्टिंग पर पूरी टीम को 5,000 रुपये के इनाम मेरे तरफ से और एक अच्छी रिकवरी करी है। सुनैना मल्होत्रा आपको बता दूँ कि पहले भी अभी मार्च में 40 ग्राम इसमें के साथ 2 अन्य अभियुक्तों के साथ जेल से गई थी। हाल ही में इसका जो है बेल हुआ था और बेल पर आने के बाद बहुत इल्जाम में फिर लग गई है वो। भूबैकुंठ नगरी बद्री धाम में एक बार फिर से ताज़ी बर्फबारी देखने को मिल गई है। बता दें कि सोमवार दोपहर बाद अचानक मौसम ने ऐसी करवट बदली कि इस वक्त नारायण धाम में हजारों की तादाद में देश और विदेश के हर कोने से तीर्थयात्री मौजूद हैं। जिन तीर्थयात्रियों ने पहली बार भगवान बद्री विशाल जी के धाम में बर्फबारी होते हुए देखा, तस्वीरों में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से भगवान बद्री विशाल के धाम में एक बार फिर से बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी से कड़ाके की ठंड में महसूस होने लगी। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम लगातार मौसम खराब होने के चलते मौसम ने फिर से करवट बदली और गंगोत्री धाम में बर्फबारी हुई, जिससे कि सभी श्रद्धालु बर्फबारी का भी लुत्फ उठाते नजर आए, जिससे फिर से ठंड का असर देखने को मिल रहा है। वही बात की जाए निचले इलाकों की तो लगातार बारिश से ठंड का असर जनपद में देखने को मिल रहा। मौसम खुलते ही गंगोत्री धाम में बर्फ से ढकी पहाड़ियों से खूबसूरत नजारा सामने आया, जिससे यात्री में खुशी की लहर है।
और आखिर में एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सीएम धामी ऐतिहासिक सोमनाथ मेले में हुए शामिल, 5 लाख रुपए की घोषणा। लोक संस्कृति और लोक परंपराओं को बढ़ावा देते हैं मेले, क्षेत्र के विकास के लिए किए कई ऐलान। चारधाम यात्रा मार्ग पर समस्त निकायों की विभागीय मंत्री ने ली बैठक, मूलभूत सदस्यों को दूर करने और हेल्पलाइन नंबर जारी करने के लिए निर्देश। खानपुर विधायक उमेश कुमार ने रुड़की शुगर मिल पर समर्थकों को संग दिया धरना, मिल प्रबंधन को दी चेतावनी, जल्द करे किसानों का भुगतान, नहीं तो होगा बड़ा आंदोलन। हरिद्वार में अतिक्रमण हटाने और अवैध मंदिर और मजार तोड़ने पर कांग्रेस ने जताया विरोध, डीएम कैंप कार्यालय पर जमकर काटा हंगामा, जिला प्रशासन पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। बद्रीनाथ धाम में लगातार बर्फबारी जारी, तीर्थयात्रियों ने उठाया लुत्फ, भगवान बद्रीनाथ के लगाए जयकारे, महसूस होने लगी कड़ाके की ठंड। और अभी के लिए जन उत्तराखंड में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।